अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफास एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यू के इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग क्वेश्चन आंसर्स को। इसमें हम सारे रीजनिंग क्वेश्चन आंसर को नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके जो इम्पॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस हैं हम उन्हीं को देखेंगे आज। तो रीजनिंग क्वेश्चन आंसर होते क्या हैं? मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आंसर जिसमें हम रीज़न को तलाश करते हैं, मतलब कि इसकी वजह क्या है, ये ऐसा है तो क्यों है, इसकी वजह क्या हो सकती है। इन क्वेश्चन आंसर को कहते हैं रीजनिंग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये जो एग्जामिनर होता है उनका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, क्योंकि उनको देखना होता है कि बच्चे ने कितना रट्टा लगाया है और कितना उसने कॉन्सेप्ट को कैप्चर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है, आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एक ऑर्गेनेली है, ठीक है, जिसको हम प्यार से पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, उसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है, मतलब इसकी वजह क्या है। तो ये रीज़न है। ठीक है, तो इसका रीज़न की तरह हम आंसर देंगे। ये तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, मतलब सिंपल, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये है कि ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज जो है वो टूटे ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनर्जी रिलीज हो। कौन सा प्रोसेस है? ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज टूटे ऑक्सीजन की मौजूदगी में और एनर्जी रिलीज हो, उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एक दूसरी भी टाइप्स होती है, वो हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। और दूसरा है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और कहा जा रहा है कि जब ये एरोबिक रेस्पिरेशन होती है तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो किस शक्ल में, किस फॉर्म में होती है? वो होती है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास पैसे होते हैं, हम उनको, वो हमारे लिए क्या है? करेंसी है। ठीक है, तो जो करेंसी क्या होती है कि ऐसी चीज़ जिससे हम दूसरी चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो करेंसी है वो कौन सी है? वो करेंसी है एटीपी। जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, ये एटीपी जो है हम उसको खुले करवाते हैं। ठीक है, तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये सिंपल तरीका है एटीपी को समझने का। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है एडवांस जो है वो मैं चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का, और एरोबिक रेस्पिरेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की शक्ल में होती है। देयरफॉर द माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एनर्जी मिल रही है एटीपी की शक्ल में, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सॉरी, वाई सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। सेल मेम्ब्रेन हमने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है प्लाज्मा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जो क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है, तो पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम सेमी परमिएबल इन नेचर क्यों कहते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब ये होता है कि एज अ गार्ड, मतलब किसको अंदर आने देना है सेल के और किसको अंदर आने नहीं देना, किसको बाहर जाने देना है और किसको नहीं जाने देना। तो ये क्या होती है? ये होती है परमिएबिलिटी। ठीक है, अब परमिएबिलिटी जो है अल्लाह ताला ने रखी है सेल मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल इन नेचर क्यों होती है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी एक खास वजूहत है, वो ये है कि the cell membrane is semi-permeable because it's prevent harmful toxins from entering and damaging the cell. सेल मेम्ब्रेन इसी वजह से सेमी परमिएबल है क्योंकि वो रोकती है, प्रिवेंट्स का मतलब होता है रोकती है, हार्मफुल मतलब जहरीले और ख़तरनाक टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को एंटर होने से और ताकि वो डैमेज ना कर सके सेल को। ठीक है, एट द सेम टाइम, और उसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन क्या सिर्फ किस हर चीज़ों को रोकती नहीं है। ठीक है, एट द सेम टाइम द सेल मेम्ब्रेन अलाउ न्यूट्रिएंट्स एंड अदर हेल्पफुल सब्सटेंस थ्रू इन दिस वे। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ रोकती नहीं है टॉक्सिन सब्सटेंस को, इसके साथ साथ वो जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनको अंदर आने की इजाज़त भी देती है, अलाउ भी उनको करती है। ठीक है, ताकि वो जिस्म को, हमें या हमारे सेल को क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। ठीक है,
इन दिस वे द सेल मेम्ब्रेन इज लाइक एज अ सिक्योरिटी गार्ड ऑफ द सेल। इसी वजह से इन दोनों वजूहात की बिना पर सेल मेम्ब्रेन क्या है, एज अ सिक्योरिटी गार्ड है सेल की। और ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट रीज़न है, ठीक है। वाई सेल इज कंसिडर एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है उसको क्यों कहा गया है कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, सेल को क्यों कहा जा रहा है कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है। पूरी जो बॉडी हमें दिख रही होती है, चाहे वो किसी जानदार की हो, चाहे प्लांट्स की हो, चाहे एनिमल्स की हो, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर भी सेल बना रहा है और फंक्शन मतलब उसके जो काम है वो भी सेल ही सरंजाम दे रहा है। तो ऐसा क्यों है, सेल को ऐसा क्यों कंसिडर किया जा रहा है, क्यों ऐसा समझा जा रहा है। तो सेल आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ज़िंदगी का, बिकॉज दे आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि सेल ही क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब वो ईंट है जिससे पूरी बॉडी को बनना है, ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्म को तैयार होना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी जानदार हैं, ये सेल थ्योरी का पोस्टुलेट है कि जितने भी जानदार हैं वो सब के सब बने हुए हैं सेल से। एंड ऑल द फंक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर परफॉर्म बाय सेल्स। और जितने भी फंक्शंस होते हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, अब वो खाने को जो मेटाबोलाइज होना होता है, हल होना होता है, ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। हम चल रहे होते हैं, ये भी एक फंक्शन है। हम बैठते हैं, हम पढ़ते हैं, ये सारे भी फंक्शंस हैं। तो ये सब फंक्शंस कौन सा अंजाम देता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय सेल। और बॉडी के अंदर जो सेल होता है वही ये सारे काम सरंजाम दे रहा होता है। इसी वजह से सेल को क्या कंसिडर करते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तीन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं, ठीक है। बाकी भी रीजंस हैं मगर वो अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट ही बताऊंगी ताकि आप लोगों की आप लोगों पर ज़्यादा बर्डन ना हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।